हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जुलाई मंथ की मंथली मैगजीन जो कि विजन आईएएस की है, जो आपके यूपीएससी 2024 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ यूपी पीसीएस अगर आप लोग 2024 में दे रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन को कहीं से कवर नहीं कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट मैगजीन रहेगी विजन आईएएस की, और ये हिंदी मीडियम के लिए है, जो कि पूरे यूट्यूब चैनल पर इससे बेहतर क्लास आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी सीरीज में हम लोगों ने मई की करंट अफेयर्स कंप्लीट की थी और जून की भी की थी, और अब ये जुलाई की भी अंतिम चरण की तरफ चल रही है, जो 1 से 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हम लोग मई और जून में केवल 5 से 6 सेगमेंट कवर करते थे, जिसमें पॉलिटी था, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, जो मेन टॉपिक थे प्रीलिम्स और मेंस के लिए। लेकिन अब जुलाई की सेक्शन से पूरी की पूरी मंथली मैगजीन को कवर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सोसाइटी को भी अब कवर किया जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी को भी, आर्ट एंड कल्चर को भी, एथिक्स को भी कवर किया जाएगा। तो हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर पहले ही कवर कर लिया है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी, और फिर अगली क्लास में हम लोग इंडियन सोसाइटी के जो बचे हुए टॉपिक है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज हम मोस्टली 4 से 5 टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये रहा आपका इंडियन सोसाइटी, या उसे हम दूसरी भाषा में कहें कि सोशल इशू, जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पर भी अब हम लोग चर्चा किया करेंगे। उसको भी समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ से मेंस में प्रश्न आ जाते हैं, और प्रीलिम्स में भी एक समझ आपकी बेहतर हो सकेगी इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर अपडेटेड मिलते रहते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स हो गया, आरओ की टेस्ट सीरीज हो गई, यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज, साथ ही यूपीएससी 2024 के लिए प्रीलिम्स की हम लोग टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे, जो विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की कोचिंग के होंगे। तो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा लेने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला टॉपिक है इसका, विकास के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण। यानी डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हो लेकिन वो राइट बेस्ड करो, यानी किसी व्यक्ति के अधिकार के तहत उसे विकास करने की बात हो रही है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मुद्दा क्यों चर्चा में आया और इसके अंतर्गत हम किन किन बातों पर फोकस करेंगे। तो राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 को पेश किया है। यानी इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि राजस्थान की जितनी भी जनसंख्या है, जो वयस्क जनसंख्या होगी 18 साल से ऊपर या 21 साल से ऊपर, उसको एक निश्चित स्तर पे न्यूनतम आय गारंटी विधेयक के माध्यम से या तो उसे रोजगार प्रदान किया जाएगा, या अगर किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो उसको एक न्यूनतम पेंशन के रूप में बेरोजगारी भत्ते को भी दिया जाएगा, जो कि आपके वंचित वर्गों के लिए ज़्यादा फोकस किया गया, गरीबी के स्तर को कम करने के लिए भी है, और साथ ही साथ आपके ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में ये लागू किया जा रहा है। इसके ऊपर डिटेल से क्लासेस मैंने जून के करंट अफेयर्स में बना रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो पॉलिटी सेक्शन में। और यहाँ पर हम इस चीज़ को और डिटेल से यहाँ पे समझेंगे कि गारंटी शुदा मजदूरी या पेंशन के रूप में न्यूनतम गारंटीकृत आय देने का प्रस्ताव इस विधेयक के तहत किया गया है, जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही स्तरों पर रोजगार प्रदान करेगा। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे, जैसे मनरेगा की बात करें तो मनरेगा एक विधेयक है, अर्थात कि एक एक्ट है, अधिनियम है, कोई योजना नहीं है कि जब मन किया तब आपने उस योजना को समाप्त कर दिया। किसी भी अधिनियम को समाप्त करने के लिए संसद की बाकायदा प्रोसीजिंग, बाकायदा पूरी प्रक्रिया के द्वारा जो है कि समाप्त किया जाता है या उसमें संशोधन किया जाता है। तो जिस तरीके से मनरेगा को परमानेंट कर दिया गया, उसी तरीके से राजस्थान सरकार ने भी इस विधेयक के माध्यम से न्यूनतम रोजगार को राजस्थान की समस्त जनसंख्या के लिए कंपलसरी कर दिया, जिसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बात होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये डीपीएसपी, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि आर्टिकल 38(2) और आर्टिकल 41, इन तीनों के लिए एक तरीके से उपाय किया गया। जैसे आय की असमानता को कम करने का प्रयास करना, आर्टिकल 38 में कहा गया है, और 41 में कहा गया कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। यानी काम पाने के अधिकार को अब अधिनियम के तहत राइट टू फंडामेंटल बनाने की प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरीके का प्रयास केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु सरकार, झारखंड सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान किया था। हालांकि उन्होंने केवल कोविड-19 की महामारी में जो बेरोजगारी हो रही थी, गरीबी हो रही थी, भुखमरी हो रही थी, इस समस्या से निपटने के लिए इसका प्रयास किया। लेकिन राजस्थान सरकार ने कोविड-19 खत्म होने के बाद इस प्रयास को किया, जो हो सकता है आगे लंबे समय तक ये प्रयास चलता रहेगा। तो अब हम इसमें और भी चीज़ें देखेंगे कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हम अगर विकास कर रहे हैं तो हम अधिकार पे आधारित होकर दृष्टिकोण की बात करें तो उसमें क्या शामिल होते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ आपके सिद्धांत देख पाएंगे
कि पहला तो सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए इसके अंतर्गत, गैर भेदभाव और समानता होनी चाहिए, अर्थात असमानता को कम करिए, भेदभाव खत्म करिए, समानता एस्टैब्लिश करिए। एम्पावरमेंट, चाहे वो विमेन का एम्पावरमेंट करो, चाहे दिव्यांगों का सशक्तिकरण करो, चाहे वृद्ध व्यक्तियों का करो, किसी भी तरह से आपको सशक्तिकरण करना है। साथ ही साथ जन भागीदारी, लोगों का पार्टिसिपेशन होना इसमें बहुत जरूरी है और उसे कानूनी दर्जा होना चाहिए, वैधता भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब सरकार ने योजना के तहत शुरू किया और उस योजना को समाप्त कर दिया बजट या वित्त की कमी के कारण, लेकिन यहाँ पे उसे कानूनी दर्जा यानी कि लीगलाइज कर दिया गया है, क्योंकि ये एक विधेयक के रूप में पेश किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण में और क्या क्या चीज़ें, जैसे विकास को मौलिक मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को साकार करने की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। यानी केवल हम डेवलपमेंट को आर्थिक विकास के रूप में ही न मापें, सामाजिक विकास, मानव विकास हो गया और आर्थिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, ये सभी जो भी हम विकास के अलग अलग विभिन्न प्रारूपों की बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अधिकार भी देखना चाहिए कि मानव के अधिकारों का कोई हनन ना हो, मानव के अधिकारों में वृद्धि होनी चाहिए। उसी तरीके से निर्धन, उपेक्षित और कमजोर समूहों को नीति निर्माण के केंद्र में रखते हुए उनकी क्षमता, विकास की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि अभी तक आप जितनी भी राज्य सरकारों को या केंद्र सरकारों को देखेंगे तो उन्होंने कुछ अधिनियमों को छोड़ के बाकी जितने भी वंचित वर्गों के लिए योजनाएं चलाई हैं, लाभकारी योजनाएं, उनसे कितना प्रभाव पड़ा कितना नहीं प्रभाव पड़ा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि किसी एक अधिनियम के सापेक्ष उन पर प्रभाव कम पड़ा। कहने का मतलब हुआ कि अधिनियम ज़्यादा प्रभावी होते हैं योजनाओं की अपेक्षा। जैसे मनरेगा एक अधिनियम है जो ज़्यादा प्रभावी है, जिसको वर्ल्ड लेवल पर भी एक दर्जा प्राप्त है कि भारत में सबसे बड़े एक अधिनियम के तौर पे इसे चलाया जाता है आजीविका के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य की बात करें, विकास आधारित प्रणाली में आप स्वास्थ्य को कितना फोकस कर रहे हो, शिक्षा को, रोजगार को, दिव्यांगता कवर, ग्रेजुटी, पेंशन, इन सभी उपायों को शामिल किया जाए। अब जैसे आयुष्मान योजना क्या है, आयुष्मान योजना कोई अधिनियम नहीं है। आयुष्मान योजना जब तक सरकार के पास बजट है, वित्त है, तब तक उस योजना को चलाया जा रहा है, लेकिन जब चाहे सरकार अपनी मोनोपोली दिखा के उसे समाप्त भी कर सकती है। 5 लाख का बीमा जो है, ठीक है। लेकिन शिक्षा की बात करें तो राइट टू एजुकेशन, ये एक अधिनियम है 2009, जिसको परिवर्तित करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा सभी मापदंडों से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके उसे कहीं समाप्त किया जाएगा या उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो इसमें सरकार की मोनोपोली नहीं चलती है, एक अधिकार नहीं चलता। उसी तरीके से आप देखेंगे कि नई एजुकेशन पॉलिसी भी अधिनियम के तौर पे पेश कर दी गई है 2020। तो इस तरीके से देखा जाए तो अधिकार के आधारित, अब जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ये अधिकार है कि निःशुल्क और उचित शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स है। माना कि फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा, लेकिन फिर भी अधिकार के बेस पे अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट को अधिनियम के तौर पे, तो वो ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा लक्ष्य उन्मुखी हो सकेगा। उसी में आप मनरेगा अधिनियम को देखिए, 2005 में आया। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया। ऐसे कई अधिनियम है जो अधिकार आधारित दृष्टिकोण को लागू करते हैं। तो यहाँ पर एक मेरी जो समझ आपको बताने की हो रही है, कोशिश ये हो रही है कि आपको ये समझना होगा कि जो हम योजनाओं के आधार पर विकास करते हैं, कि हमने पेंशन योजना दे दी, और अभी 17 सितंबर को आपने देखा होगा 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना लागू की गई, श्रम धन, मान धन योगी योजना, बहुत सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना। तो योजनाएं जो है कि कब प्रभावित होंगी कब नहीं, वो डिपेंड करेगा कि बजट है कि नहीं। कल्याणकारी योजना बजट पे बहुत डिपेंड करती है, लेकिन जो योजनाओं की जगह अगर आप अधिनियम पे आधारित होकर विकास की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिव्यांगों का, वंचितों का, महिलाओं का, बच्चों का, वयस्कों का एक अधिकार बनेगा। और उस अधिकार के तहत सरकार जब विकास करती है तो लोगों को अधिकार भी मिलता है और लोगों को विकास की सुविधाएं भी मिलती हैं। तो यही मेरा एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताने का प्रयास है इसके तहत। और अगर हम बात करें इस तरीके से, भारत ने बहुत सारे दृष्टिकोण अपनाए हैं। जैसे अगर आप देखें कि उसमें परिवर्तन करना भी थोड़ा मुश्किल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसमें हालांकि अभी परिवर्तन किया गया लेकिन इसे समाप्त नहीं किया गया। और मनरेगा 2005 का अधिनियम, साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी की जो अधिनियम है, वन अधिकार अधिनियम 2006, शिक्षा का अधिकार 2009, जिसमें राइट टू एजुकेशन दी जाती है फ्री 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत 5 किलो राशन जो है कि हर व्यक्ति को, हर परिवार में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल वगैरह मुफ्त दिया जाता है। कोविड-19 के दौरान इन लोगों की संख्या बढ़ा के 80 करोड़ तक पहुंचा दी गई। तो ये सभी चीज़ें आप देख पा रहे हो कि अधिनियम के तहत होने की वजह से हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अर्थात सरकार इस तरीके से परिवर्तन अगर करना भी चाहे तो उसे काफ़ी प्रावधानों का
चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये एक अच्छा प्रभाव है कि अगर आप अधिकार पे आधारित होकर अगर आप इस दृष्टिकोण को अप्रोच कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब जरा बात करें कि इसकी आवश्यकता पड़ ही क्यों रही है, क्यों इसकी आवश्यकता हो रही है। तो पहली चीज़ आप समझेंगे कि लोगों की भागीदारी, केवल लोगों को प्राप्तकर्ता होने की बजाय विकास की प्रक्रिया में भागीदार भी होना चाहिए। हम लोग क्या है, आयुष्मान योजना मिल गई, ले लो, मनरेगा मिल गया, ले लो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फ्री में राशन मिला, ले लो, जो भी चीज़ मिल रही है फ्री में हम लेते जा रहे हैं। लेकिन क्या डेवलपमेंट की प्रक्रिया में हम भागीदारी कर पा रहे हैं? तो ये लोगों की भागीदारी पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, समावेशी विकास पे आधारित होना चाहिए। कुछ वंचित समूहों को विशेष प्राथमिकता देकर समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अब जैसे वंचित समूह में जनजातीय ग्रुप्स हो गए, ट्राइबल ग्रुप हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गई, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए, दिव्यांग हो गए, ये वो लोग हैं जो वंचित होते हैं किसी न किसी वजह से। तो आप इनको क्या कर सकते हो, जनजातियों को उनके वन अधिकार दे दो, महिलाओं को प्रसूति अधिकार दे दीजिए, प्रसूतियों में जो छुट्टी चाहिए, पुरुषों की अपेक्षा कुछ विशेष अधिकार दीजिए, बच्चों को काम करने की मना कर दीजिए, शिक्षा का अधिकार दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकार का दायित्व भी इसमें है कि सूचना के अधिकार जैसे अधिनियमों को लगातार डेवलप करती रहे, जिससे जन भागीदारी बढ़ सके। आजकल क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ के भ्रष्टाचार की जांच करनी होती है, किसी वैकेंसी में कितनी सीट है, कितनी मेरिट गई, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम आरटीआई दायर करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इवन कि सीसैट को लेकर भी यूपीएससी में एक आरटीआई दायर की गई, कोर्ट में याचिका दायर की गई। तो ये लोगों का अधिकार था, तभी तो हमने सरकार से प्रश्न पूछा। अगर ये अधिकार नहीं मिलता तो शायद हम सरकार से प्रश्न नहीं पूछ पाते, और ना ही हम यूपीएससी से ये पूछ पाते कि 2023 का सीसेट आपने इतना कठिन क्यों बनाया, सिलेबस से अलग हट के क्यों बनाया। तो ये सारे अधिकार होने चाहिए लोगों को। वहीं गरीबी में भी कमी आएगी इससे, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 किया गया नीति आयोग के द्वारा 2019-21 में, ये रिपोर्ट की गई कि अब 14.96% लोग ही केवल जो बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत ग्रस्त हैं, जो कि 2015-16 की अपेक्षा काफ़ी चेंजेस देखने को मिला। काफ़ी लोग इससे बाहर हो गए हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो हस्तांतरित होती है गरीबी, इस चक्र को हम दुष्चक्र को खत्म भी कर सकते हैं। संकट के समय सहारे के रूप में जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अगर नहीं होता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो हो सकता है कोविड-19 के तहत जो बहुत सारे लोग जो खाद्यान्न सुरक्षा के लिए अपने ऊपर निर्भर थे, वो सरकार के ऊपर निर्भर हो गए, क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई कि सारे इंडस्ट्री बंद हो गए, सारे मैन्युफैक्चरिंग हब बंद हो गए, मार्केट बंद हो गई। तो ऐसी स्थिति में लोगों के लिए खाना नहीं मिल पा रहा था, भोजन के संकट हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में लोगों को भोजन भी प्रदान किया गया इस अधिनियम के द्वारा। अगर ये अधिनियम नहीं होता तो शायद बहुत सारे लोग भूखे मर जाते, बहुत सारी समस्याएं हो जाती। तो ये भी एक बेनिफिट है। लेकिन बात वही आती है कि क्या चुनौतियां नहीं आएंगी इसमें? तो कुछ चुनौतियां भी आएंगी जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। अब जैसे उनमें क्या चुनौतियां हो सकती? विकास से समझौता। अगर आप विकास डेवलपमेंट से अगर आप एक तरीके से समझौता कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप अधिकार पे आधारित होकर अगर डेवलपमेंट की बात करोगे तो कहीं ना कहीं सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। एकमात्र 2023 में ही केंद्र सरकार का खाद्य सब्सिडी में 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ चुका है। प्रौद्योगिकी संबंधी बाधा है, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है कि कितने प्रकार के लोग गरीबी में हैं, कितने प्रकार के लोग वंचित हैं, ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट नहीं है। लाभार्थी कल्याण योजनाओं के प्रति अनिच्छुक भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों को बहुत सारी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि आप लोग स्टडी फील्ड में हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे आप लोगों को योजनाओं के नाम तो पता होंगे, लेकिन उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, उन योजनाओं के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, उन योजनाओं को किन वंचित समूहों तक हम पहुँचा सकते हैं, इसकी जानकारी केवल और केवल 20% स्टूडेंट को होगी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि योजना का लाभ उठाने के लिए नाम दर्ज कराने के हेतु दस्तावेज जमा करने की एक बोझिल प्रक्रिया है। अब पता चला किसी ने मांगा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, तमाम डॉक्यूमेंट्स। अब उस व्यक्ति को अगर इस योजना का लाभ लेना है तो पहले इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद नाम शामिल करने या छूट जाने के संबंध में त्रुटियों के कारण शिकायतें दूर नहीं हो पाती। तो इस वजह से लाभार्थी क्या कहते हैं कि छोड़ो यार, इतना जो है कि इसमें माथापच्ची, कौन इस योजना का लाभ लेगा। तो आगे की राह में हम यही कर सकते हैं कि वित्तीय संस्थानों को स्वायत्तता दी जाए, जिसके लिए अपारदर्शी और अविवेकपूर्ण खर्चों की बेहतर निगरानी की जा सके, जिससे आप वित्तीय संस्थानों पर
क्या कर सकते हैं, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से आप खर्चों पे निगरानी कर सकेंगे। रिसाव को कम करिए, जो लीकेज होता है यानी कि लाभार्थियों की पहचान करने की प्रणाली को सुव्यवस्थित करिए ताकि गरीबों को बेहतर तरीके से लक्षित किया जाए। ऐसा ना हो कि जिसको आवश्यकता है उसको तो मिल नहीं पा रहा है सही तरीके से राशन, लेकिन मिल किसे रहा है, जो सक्षम है व्यक्ति, जो बाजार से खरीद सकता है अच्छी क्वालिटी के चावल गेहूं, लेकिन फिर भी वो उन गरीबों के हक को मार रहा है। तो ये देखना है आपको लीकेज प्रॉब्लम। डेटा आधारित नीति, लाभार्थियों से एकत्र किए गए डेटा को आपको सुरक्षा रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि आज की इस फैशन भरी दुनिया में, दिखावे की दुनिया में, कि कोई ये बताए कि मेरे घर में ये समस्या है, मेरे घर में खाने के लिए नहीं, मेरे घर में जो है कि लोग वंचित हैं, मेरे घर में कोई कुपोषित है या कुपोषण का शिकार है, कोई एड्स का पेशेंट है, कोई कोविड-19 का पेशेंट है। तो ऐसे डेटा को छिपाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे डेटा लीक ना हो जाए, इसके लिए सुरक्षा नहीं है। आपने कोविड-19 में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में कोविड पेशेंट का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सरकार को बताने की जहमत नहीं उठाई कि हाँ, मेरे घर में भी एक कोविड पेशेंट है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ये जानकारी बाहर आ जाएगी तो सामाजिक स्तर पे लोग हमसे दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोविड ऐसी बीमारी थी जिसमें लोग किसी से मिलना नहीं चाह रहे थे, किसी से बात नहीं करना चाह रहे थे, तो ऐसा लगता है कि शायद पड़ोसियों का संबंध भी खराब हो जाता, और हो भी रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी कि ये डेटा सुरक्षित रह सके। शिकायत निवारण तंत्र को भी स्टैब्लिशमेंट करिए अच्छे से अच्छे, और समय समय पर उसकी रिपोर्टिंग करिए कल्याणकारी योजनाओं की, जिससे उसमें आने वाली बाधाओं को कम किया जा सके और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे भी दूर किया जा सके। तो आपको टाइम टू टाइम उसका रिव्यू भी करना पड़ेगा। तो ये था आपका पहला अप्रोच, जो काफ़ी अच्छा था, जो मुझे भी अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है कि अब हमारा अगला टॉपिक है वॉश। वॉश का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, यानी कि जल, स्वच्छता और साफ सफाई। इस पर जो है कि हम बात करेंगे। देखिए, सोशल इशूज जो होते हैं, सामाजिक मुद्दे में यही चीज़ें आती हैं जो समाज के बीच में जो है कि आम जागरूकता के आधार पर उसे सही किया जा सकता है। तो यही सारे मुद्दे होते हैं। जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी बीमारियों का बोझ नामक एक रिपोर्ट जारी की कि अगर आप गंदा पानी पीते हो, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हो, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हो, तो बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की जिसको वॉश नाम से आप समझ सकते हैं, यानी कि वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, जिसमें सुरक्षित पेयजल तक पहुंच, स्वच्छता की बेहतर सुविधाएं और आधारभूत स्तर को बनाए रखने में संबंधित बिंदु शामिल किए गए हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं इसी के अंतर्गत कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में शुरू किया गया, 2030 तक प्राप्त करना है, तो उसमें SDG 6 जो है वो स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है कि सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता होनी चाहिए और संधारणीय प्रबंधन भी इसका होना चाहिए। क्योंकि UPPCS में भी लगातार यहाँ से प्रश्न आते रहे हैं आपसे। पिछले 2 साल में आप देखोगे लगातार सेम रिपीट किया गया, SDG 12, 13, 14, 15, और उसका मिलान करने को आया था। अगर बात करें, रिपोर्ट ये कहती है कि जो वॉश सेवाओं का उपयोग किया गया होता तो 2019 में हम जितनी भी मौतें हुई उसमें 2.5 मौतों को हम रोक सकते थे, 2.5%। यानी कुछ बीमारियां साफ सफाई की वजह से हुई, हाइजीन की वजह से हुई, महामारी की समस्या से हुई, असुरक्षित जल की वजह से हुई। तो अगर हम इस अप्रोच को लागू करते तो शायद 2019 में हम 2.5% मृत्यु को रोक सकते थे, यानी 100 में से लगभग 3 लोगों को हम बचा सकते थे इसकी वजह से। तो अब यहाँ पर बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसने यूनिसेफ ने भारत की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट की है कि भारत में आज भी खुले में शौच करने वालों की संख्या में लगभग 450 मिलियन लोगों की अब कमी आ गई। 45 करोड़ जनसंख्या अब खुले में शौच नहीं कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के सहयोग से लगातार ये स्थानीय स्तर पे जो सुलभ शौचालय की व्यवस्था दी गई, शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है हर घर में, जिसके लिए आपको लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से मिलते हैं। और गांव के जो सेक्रेटरी साहब होते हैं या जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, लेखपाल होते हैं, इनकी मदद से प्रत्येक घर में जहाँ पर शौचालय नहीं है उनके घरों में शौचालय की व्यवस्था की गई। जिससे क्या हुआ, अब वो व्यक्ति जो खेतों में जा रहे थे, जो बीमारी अपने साथ लेके आ रहे थे, उन बीमारियों में कमी देखने को मिली। तो ये भारत की एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि भारत में वॉश सेवाओं की कमी भी है, जिसकी वजह से नवजात शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है कि 1000 प्रति जीवित जन्म पर 24 बच्चे मर जा रहे हैं। अगर हमने 1000 जीवित मतलब बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से हम 976 बच्चों को तो बचा पाए, लेकिन 24 बच्चों को नहीं बचा पाए, क्योंकि सैनिटेशन की दिक्कत थी, वाटर की दिक्कत थी। अब छोटा बच्चा है जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुई है, और आप उसे एक ऐसे क्षेत्र में पैदा किए हैं, ऐसे क्षेत्र में पाल रहे हैं जहाँ पे भौम जल यानी भूमिगत जल, जहाँ मोटर से पानी आता है, सप्लाई होती है, उसमें आर्सेनिक की मात्रा अधिक है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। तो कहीं ना कहीं ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा, नाइट्रेट की समस्या होगी, और वो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि आप उस जल को
पचा लें। आज पश्चिम बंगाल और बिहार के भूमिगत जल में नाइट्रेट और फ्लोराइड, आर्सेनिक जैसे केमिकल्स बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ पे वयस्क लोग तो अभी भी जिंदा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है, लेकिन बच्चों की नहीं होती है। तो उन्हें ये सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को भी अच्छा किया जाए। आगे बढ़ने से पहले हम ये जरा देख लेते हैं कि वॉश जो योजना है या वॉश जो रिपोर्ट आई उसके क्या लाभ हो सकते हैं। अगर हम वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन का प्रयोग करते तो उपेक्षित जो उष्ण कटिबंधीय रोग जो होते हैं, ट्रैकोमा जैसी बीमारी को हम रोक सकते थे। महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हो सकती थी घरों में शौचालय होने की वजह से। आर्थिक नुकसान को भी हम कम कर सकते और कार्यबल की उत्पादकता भी बढ़ सकती थी। अब आर्थिक नुकसान कैसे? क्योंकि हर घर में आज आप देखोगे कोई डायबिटीज से पेशेंट है, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई पथरी का पेशेंट है, कोई जो है कि ब्रेन हेमरेज का है, कोई कैंसर का है, कोई हृदय के रोग की, अलग अलग पेशेंट हैं हर घर में, और कहीं ना कहीं उनकी दवाई चल रही है, जिससे अपनी बचत का लगभग 40% जितनी भी उनकी कमाई होती है, मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए वो कमा रहे हैं एक साल में, तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए वो एक साल में दवाइयों पे खर्च कर रहा है, जो कि क्या होना चाहिए था, उनके और भी कामों में यूज होनी चाहिए थी अगर उनकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती या उनकी हेल्थ अच्छी होती। तो इससे क्या हुआ? दो नुकसान हुए। एक तो आर्थिक नुकसान हुआ, 4 लाख रुपए वेस्ट हो गया। दूसरा, उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी काम करने की, उन्हें बीच बीच में छुट्टी लेनी पड़ी, या अगर जो असंगठित मजदूर थे या असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारी थे जिनको रोज अगर आप नहीं गए जिस दिन, तो उस दिन का वेतन काट लिया गया। इस तरीके से प्रॉब्लम हुई और कार्य उत्पादकता भी प्रभावित हुई। तो इसको भी हम कर सकते थे। वहीं वॉश के कार्यान्वयन से पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब गंगा नदी के किनारे आप जाइए तो इतना प्रदूषण देखने को मिलता है, इतना कचरा देखने को मिलता है कि अगर विदेशी सैलानी अगर भारत में घूमने आते हैं और वो गंगा के घाटों पर जाते हैं घूमने, तो एक तो गलत इमेज क्रिएट करते हैं कि यार वहाँ पे बहुत गंदगी है, बहुत हाइजीनिक व्यवस्था नहीं है, और साथ ही साथ वो दोबारा यहाँ आना भी नहीं चाहते, और बाकी जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी रोक देते हैं कि आप यमुना के किनारे मत जाना, आगरा मत देखने जाना, ताजमहल बहुत गंदा है, गंगा नदी किनारे बनारस को देखने मत जाइएगा क्योंकि बहुत गंदा है। तो ये भी एक चीज़ होती है जो पर्यटन को प्रभावित करती है। तो ये सुविधाओं के माध्यम से हम पर्यटन को बढ़ा सकते हैं। और वहीं बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी पहल ऐसी है जो चलाई जा रही है वॉश के अंतर्गत। तो देखिए, जल संबंधी जो प्रमुख पहले चलाई जा रही हैं उसमें आप देखोगे नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया, जल जीवन मिशन चलाया गया, पेयजल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली चलाई गई। इवन कि नमामि गंगे को तो अभी पिछली साल यूएन में जो है कि शामिल किया गया कि दुनिया में एक महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत इसे शामिल किया गया, टॉप 10 के अंतर्गत। तो ये एक बहुत ही प्रभावी योजना रही। सैनिटेशन के अंतर्गत बात करें तो स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन चलाया गया, शहरी मिशन, जिसके अंतर्गत हमने शौचालयों का निर्माण कराया। किशोरियों के बीच मासिक धर्म की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किसी भी मूवी को आप देखने जाएं अगर थिएटर में या अपने घरों में, तो अक्षय कुमार का एक ऐड आता है शुरू में कि जिसमें नंदू से पूछता है कि भाई नंदू सिगरेट तू पी रहा है, जबकि अपनी पत्नी को बचाने के लिए तू ये चीज़ दे सकता था कि पैड दे सकता है, 20 रुपए में आते हैं, 30 रुपए में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम जो महिलाओं को होती है वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इन्फेक्शंस होते हैं ये सब कम होते। वहीं सामान्य की बात करें तो सामान्य अंतर्गत हम लोग रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम हो गया, कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जिसको हम अमृत कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी प्रभावी योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत के अंतर्गत। वहीं वैश्विक स्तर पे भी वॉश की रणनीति 2018 से 25 तक चलाई जा रही है, और SDG 6 को प्राप्त करने के लिए लगातार यूनिसेफ की भी रणनीति चलाई जा रही है। तो ये सभी रणनीतियाँ एक प्रभावी तरीके से चलाई जा रही हैं। अब इसी में हम जरा देख लेते हैं कि वॉश के कार्यान्वयन में चुनौतियां कहां कहां पर आ रही हैं। तो भाई अगर ये चुनौतियां आ रही हैं तभी तो हम 2019 में 2.5% जो अतिरिक्त मौत हुई उसको हम बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचा पाए। तो उसके पीछे एक तो लैंगिक असमानता सबसे बड़ा कारण है। स्वच्छता को लेके, सफाई को लेके, जल की उपलब्धता को लेके, तमाम प्रयासों को लेके लैंगिक असमानता एक सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जब भी इन परियोजनाओं के लिए योजना बनाई जाती है, डिजाइन किया जाता है, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। स्वच्छता के स्तर पर महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आज भी भारत की 1/4 ग्रामीण परिवारों की महिलाएं और लड़कियां प्रति 50 मिनट में अधिक समय तक जल एकत्र करने में व्यस्त रहती हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जल एकत्र करने का काम केवल महिलाओं का है, पुरुषों को भी दे सकते हैं आप, लेकिन नहीं, घरेलू काम के तौर पे महिलाओं की जिम्मेदारी है। राजस्थान में एक मूवी बनाई गई है पिपासा नाम से, आप उसको देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि महिलाएं अपने घरों से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर जाती हैं मटके में, घड़ों में पानी भरने के लिए, और एक महिला एक बार में बहुत करेगी 2 मटके या 3 मटके ही पानी ला सकती है। लेकिन क्या वो एक दिन के लिए सफिशिएंट होगा? ऐसा नहीं है। तो अपना वो 24 घंटे में से कम 5 घंटा 2 से 3 बार जाने में व्यस्त करती है पानी के लिए।
ये काम केवल महिलाओं को दिया गया है। एक मूवी है, मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा इसे, पिपाशा, बहुत अच्छी मूवी है ये, राजस्थान के सुदूरवर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों पे आधारित है। और अगले पॉइंट को अगर हम देखें तो व्यवहार संबंधी चुनौतियां भी, क्योंकि हमारी जो व्यवहारिक आदतें होती हैं, अभिवृत्ति होती है, इच्छा शक्ति, ये भी बहुत कम होती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि ये ह्यूमन नेचर है कि जहाँ पे लिखा होता है कि इस दीवार पर पान खा के या किसी भी चीज़ को खाकर थूकना मना है, अक्सर व्यक्ति वहीं थूकता है। दीवार पे लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, पकड़े जाने पे 500 रुपये जुर्माना। तो कुछ क्रिएटिव लोग क्या करते हैं, 500 का डबल जीरो गायब किया और 5 रुपये जुर्माना लिख के, और उसके नीचे ना जो वर्ड होता है नहीं, उसे भी हटाए थे कि यहाँ पर पेशाब करना जरूरी है। इस तरीके से सिंबल कहते हैं। तो पुरुषों के द्वारा ये गलतफहमी की जाती है, लगातार ये आदतों में सुधार नहीं होता है। तो हमारे व्यवहारों में भी ये परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी हम इस परेशानी को कम कर सकते हैं। वहीं एक और चुनौती आती है कि स्वच्छता संबंधी उत्पादों को खरीदने में सक्षम नहीं होना। अब जैसे बहुत सारी महिलाएं जो हैं, जो पैड वगैरह नहीं खरीद पाती हैं, तो माहवारी के समय कपड़ों का यूज करती हैं, जो गंदे कपड़े होते हैं, जिससे इन्फेक्शन होते हैं। ऐसा क्यों? हम मध्यम वर्ग के लोग हैं या अमीर वर्गों में आप देखोगे तो सामान्यतः लोग 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, जितने का भी आता है वो इजीली खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास एक टाइम के खाने के लिए 50 रुपये नहीं है, वो माहवारी के वक्त इनका प्रयोग ना करके सोचते हैं कि खाना पहले जरूरी, पेट भर लें, उसकी जगह हम कपड़ा यूज कर लेंगे। तो ये भी एक जरूरी चीज़ है कि जहाँ पर, इसीलिए स्कॉटलैंड जैसे देश ने क्या किया, वहाँ पे समस्त महिलाओं के लिए क्या किया कि पैड को फ्री कर दिया गया है। स्कॉटलैंड होगा या तो नीदरलैंड, एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा, अभी पिछले साल का ये करंट अफेयर्स है कि उसके द्वारा क्या किया गया, समस्त महिलाओं के लिए जो मासिक धर्म के दौरान पीरियड्स के पैड फ्री कर दिए जाएंगे। केरल में भी इस प्रकार की योजना चलाई जा रही है। केरल से आप लोगों को सीखना चाहिए, मतलब हर राज्य सरकारों को, कि कम से कम वंचित महिलाओं को ये फ्री दीजिए, ताकि उनके स्वास्थ्य से संबंधित हम चुनौतियों को कम कर सकें। केंद्र सरकार के द्वारा घरेलू महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना दी गई कि धुआं मुक्त, धुआं रहित भोजन बनाएं, ताकि उनका स्वास्थ्य सही हो सके। लेकिन मैं अपील करता हूं केंद्र सरकार से कि एक इस तरीके की भी योजना हो, जो भी महिलाओं को माहवारी होती है उनको कम से कम एक फ्री पैड दिया जाए, 2 पैड मंथली दिए जाए। ऐसा तो है नहीं कि अब उसमें कुछ छिपाने की बात है। तो इस तरीके से भी योजनाएं चलाई जाएं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकर होंगी। वहीं सिविल सोसाइटी की भागीदारी का भी अभाव देखने को मिलता है। एनजीओ वगैरह बहुत इसमें इनिशिएट नहीं लेते हैं। असुरक्षित पेयजल का जोखिम देखने को मिलता है। बताया जा रहा है कि 276 जिलों का भौम जल दूषित है भारत में, जैसे वेस्ट बंगाल में, बिहार में, जहां फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट जैसे क्या करते हैं, विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के होंठ नीले पड़ जाते हैं बचपन में पानी पीते से, और इसे क्या कहते हैं हम, एक तरीके से ब्लू बेबी सिंड्रोम होने लगता है। ऐसी बीमारियां हो रही हैं। और स्वच्छता संबंधी अवसंरचना के बारे में जानकारी का भी अभाव है। लगातार जानकारियों को भी लगातार प्रसारित करते रहना चाहिए। अगले टॉपिक को देखते हैं, आगे की राह फिर क्या हो सकती है। तो पहली चीज तो हमें व्यवहार में परिवर्तन लाइए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नजिंग का उपयोग करिए। नजिंग एक तरीके का उपाय है जिसमें बिना दबाव डाले व्यक्ति को सर्वोत्तम हित के बारे में प्रेरित करिए, जैसे दरवाजा बंद अभियान। अब आप कहेंगे सर बंद दरवाजा या व्यवहार परिवर्तन कैसे? आपके अपने घरों में बुजुर्ग होंगे जो 45-50 साल से ऊपर के होंगे, या 60-70 साल से ऊपर जो दादा हो गए, नाना नानी हो गए, चाचा ताऊ, आप इनको देखेंगे जिन्होंने पहले से ही खेतों में जो है कि शौचालय के कार्य को किया है। और अगर आज उनके घरों में शौचालय सरकार के द्वारा बनवा भी दिए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत, लेकिन आज भी वो क्या कहते हैं कि हम इसमें कंफर्टेबल नहीं, हम खुले में प्रकृति के साथ हम जो है कि इस काम को करते हैं। तो क्या हुआ कि व्यवहार में अभी भी परिवर्तन नहीं है। हालांकि अब जो यंग एज आ रही है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि आपको घरों में करना चाहिए, ये चीज़ें बाहर करने पे बीमारियां पैदा होती है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं आज भी वो अपनी आदत में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है। जागरूकता की बात करेंगे तो जागरूकता अभी भी बहुत कम है। स्कूल के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे और संचार के स्तर पे कम जागरूकता हो पा रही है। स्कूल में टीचर क्या होता है कि सब्जेक्ट को केवल पढ़ाने में लगा पड़ा है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तहत आप स्वच्छता के लिए कुछ बता नहीं सकते। भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाता है, यानी जबरदस्ती चलवाया जा रहा है, जबकि लोगों को ये स्वतः जागरूक होकर करना चाहिए। वहीं लैंगिक रूप से संवेदनशील बिल्डिंग कोड, आप देखोगे कई जगह ऐसा होता है कि जल आपूर्ति स्थलों पे, स्वच्छता सुविधाओं, शौचालयों में महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि अब तो हर जगह सुलभ शौचालय होते हैं, या मूवी थिएटर में या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे फीमेल के लिए अलग और मेल के लिए अलग जो है कि शौचालय सुविधाएं होती हैं। लेकिन ये सुविधाएं अगर उनके घर के निकट भी उपलब्ध हो, मान लीजिए वो वॉक 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वर्क प्रोफाइल में है, किसी जॉब में है, वहाँ पे अगर आसपास इनको सुलभ शौचालय मिलता है तो ज़्यादा बेहतर होता है।
साथ ही साथ इन सुविधाओं तक आने वाले मार्ग में उचित प्रकाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर कोई महिला ऐसी जगहों पे जा रही है सुलभ शौचालय में, तो वहाँ पे कम से कम लाइटों का प्रबंधन होना चाहिए। ये जरूरी तो नहीं है ना कि केवल दिन में ही जाएंगी वो महिला, रात में भी जा सकती है इमरजेंसी पे, तो लाइट की व्यवस्था नहीं होती है। आपने एक पिक्चर देखी होगी स्त्री मूवी, जो कि राजकुमार राव की थी। उसमें वो क्या होता है, वो एक स्त्री के पीछे पीछे एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है और एक खेत में महिलाएं शौचालय कार्य करें, तो वहां पे बाइक की लाइट पड़ जाती है। इससे क्या होता है, महिलाएं शर्मिंदा हो जाती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे इस तरीके के रास्तों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये मूवी आप देखिएगा, स्त्री मूवी, उसमें ये चीज समझ पाएंगे कि ये भी एक मैसेज छोड़ा गया है कि जो महिलाएं आज भी घरों के बाहर जा रही हैं शौचालय, तो उनके लिए भी ये कितनी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। सामुदायिक भागीदारी, इसकी भी जरूरत होती है। जैसे वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हम कोई भी एक मेडिसिन खाएं या कोई भी एक कपड़े खरीदने जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, हर घर में तो नहीं आती है सबका नाप लेने, साइज लेने या सबको हेल्थ इश्यूज चेक करने। वो एक कॉमन पर्सपेक्टिव से चलती है कि अगर हम मीडियम साइज बनाएंगे, लार्ज साइज बनाएंगे, स्मॉल साइज बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं सबको ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इस अप्रोच से बाहर निकलना होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई पॉलिसी बनाई है तो वो इंडिविजुअल तो नहीं, लेकिन एक महिला समुदाय को टारगेट करके केवल बनाई जाए, वृद्ध समुदाय को टारगेट करके बनाई जाए। लेकिन होता क्या है, केंद्र सरकार वंचितों के नाम से बनाई थी, जिसमें सभी प्रकार के वंचित को शामिल कर देती है, जो कि एक गलत अप्रोच होता है। आपको अलग अलग जो है कि कैटेगरी करनी चाहिए। वंचित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करिए, जैसे जो उग्रवादी क्षेत्र है इनमें जो है कि इस प्रभाव रणनीति को प्रभावित किया जाता है। लागत दक्ष निवेश, यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट आने चाहिए जिससे आउटपुट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट की जो है कि कॉस्ट कम रहे। परिवर्तन, निगरानी और फीडबैक को मजबूत किया जाए। वहीं विभिन्न क्षेत्रों के बीच में सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाए, जैसे दिव्यांगों, वृद्धजनों, बच्चों, इनकी सुरक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के बीच में सहयोग और निरंतर को मजबूत किया जाते रहना चाहिए। तो ये दो टॉपिक थे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। कमेंट करिएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगे और कहाँ तक आप लोगों की एक अप्रोच है, जो सोचने और समझने का जो तरीका सीमित है, वो कहाँ तक विस्तारित हो पा रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना भी मेरा इस क्षेत्र में अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करूं। और खासकर देखिए, आपको मैंने 3 से 4 मूवी बता दी, तो आपको लगेगा कि सर मूवी ज़्यादा देखते हैं। बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि पिक्चरें हमारे समाज का आईना होती है। हमारे समाज में जो घटित हो रहा है वो चीज़ पिक्चर दिखाती है। डिपेंड करता है कि आप एंटरटेनिंग पर्पज से देख रहे हो या उसके बाकी डायमेंशन भी देख रहे हो जो पिक्चर के द्वारा मैसेज दिया जा रहा है। अभी आई थी ओ माई गॉड, जो कि अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी की थी। उसमें सेक्स एजुकेशन को बहुत ही सही तरीके से प्रेजेंट किया गया कि एक लड़का अगर एक बंद कमरे में मास्टरबेशन कर रहा है तो उसके पीछे सोसाइटी कितनी बड़ी जिम्मेदार है, एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा जिम्मेदार है। और अच्छी मूवी है, वो आप देखिएगा। तो इस तरीके से मूवी के माध्यम से जो मैसेज दिया जाता है वो समझिएगा, जो आपके सोसाइटी और सोशल इश्यूज के चैप्टर में या पेपर के टॉपिक को समझने में बहुत हेल्पफुल करेगा। अब हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पे विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वैश्विक खाद्य संकट। ये जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है, इस पर हम बात करेंगे। तो 2023 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अपने कामकाज को जारी रखने के लिए आवश्यक वित्त का आधा हिस्सा ही प्राप्त हुआ, यानी देशों का जो योगदान था वो अपूर्ण था। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो वित्तीय सहायता मिलती है वो स्वैच्छिक अंशदान पर है। किसी देश पर ये कंडीशन नहीं है कि आपको 10% देना है, आपको 12% देना है, आपको 25% देना है, ये बाध्यकारी नहीं है। लेकिन ये स्वैच्छिक अनुदान होने के बावजूद भी सरकार लगातार देती रही है। लेकिन 2023 में अभी तक आधा भी प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। क्योंकि देखिए, वहाँ भी कोई ना कोई स्टाफ काम कर रहा होगा, कोई ना कोई व्यक्ति काम कर रहा होगा, उसको अगर आप सैलरी नहीं देंगे, सुविधाएं नहीं देंगे, तो वो क्यों काम करेगा। तो ऐसे में जो फूड प्रोग्राम है वर्ल्ड स्तर पे, ये प्रभावित हो रहा है। तो इसी से संबंधित उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 120 देशों से अधिक देशों में ये काम कर रहा है, क्षेत्रों में काम कर रहा है कि संघर्ष के कारण लोग विस्थापित हो रहे हैं या आपदा के कारण जो लोग बेसहारा हो रहे हैं उनको खाद्य सामग्री प्रदान कर रहा है। जैसे कोविड-19 में भारत के अंतर्गत भी बहुत तेजी से इसने काम किया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी संस्था जो भारत में काम करती है, इसने कोविड-19 बहुत अधिक काम किया, दुनिया के स्तर पर बहुत अधिक जो है कि लोगों को खाद्यान्न सामग्री पहुंचवाई। ये सारी चीजें थी। खैर, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता क्या है। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक संयुक्त कार्यक्रम है। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। 1961 में इसकी स्थापना हुई, 63 से इसने काम करना शुरू किया। इसके लिए वित्त पोषण स्वैच्छिक दान पर आधारित है, जो कि सरकार, कॉर्पोरेट्स, दानदाताओं द्वारा दिए थे। ये एक रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन फूड एंड क्राइसिस। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसके अपने जो कामकाज के लिए पूरी तरीके से स्वैच्छिक दान पर निर्भर होता है। और इसी प्रयासों के तहत जो कि भुखमरी को समाप्त करने में ये लगे हुए थे, और 2020 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। काफ़ी इसके लिए गर्व की बात थी। और वैश्विक खाद्य संकट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा कि भुखमरी में तीव्र वृद्धि हो रही है लगातार।
क्या कहा कि 2023 में 345 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह है कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव। कई लोगों की रोजगार मतलब नौकरी छूट गई, कई लोगों का बिजनेस ठप हो गया, तो वहाँ पे संकट आ गया खाने पीने के लिए। रूस यूक्रेन का युद्ध होने की वजह से भारत में जो खाद्यान्न सामग्री आ रही थी वो बहुत महंगी हो गई, जिसकी वजह से आपने देखा बीच में टमाटर के प्राइस, दाल के प्राइस, तेल के प्राइस बहुत महंगे हो गए। तो ये सारी समस्याएं हैं। वहीं वित्त की कमी भी हो रही है, भुखमरी से ग्रस्त लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जिम्मेदारियां और बढ़ रही हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए वित्त पोषण की गति जो है बहुत धीमी है, पैसा मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से जो है कि वो काम करेंगे। लॉजिस्टिक की बात करें तो भुखमरी से ग्रस्त लोगों में प्रायः सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में लोग रहते हैं। जैसे दक्षिणी सूडान में वर्षा ऋतु के दौरान कुछ इलाके अलग थलग पड़ जाते हैं और दक्षिणी सूडान में हम उन्हें सहयोग नहीं कर पाते। फिर इसी में हम आगे देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं, जैसे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की प्रवृत्ति बढ़ रही है, आवृत्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे इनकी प्रतिक्रियाओं की क्षमताओं को प्रभावित किया जा रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। अब जैसे कोविड-19 हो गया, ग्लोबल वार्मिंग से बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, ऐसे स्थिति में जहाँ पे बाढ़ से ग्रसित लोग हैं या सूखे से ग्रसित लोग हैं, कोविड-19 से ग्रसित लोग हैं, तो इनके लिए खाद्य सुरक्षा सामग्री पहुंचाने में और प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इनके पास वित्त की कमी देखने को मिलती है। और ये महत्व आप देख लीजिएगा आंकड़ों को। और आगे की राह में अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, तो सरकार के द्वारा दक्ष लॉजिस्टिक प्रबंधन शुरू करना चाहिए, यानी अत्याधुनिक लॉजिस्टिक प्रणालियों में निवेश करना चाहिए। जैसे खाद्य वितरण को ट्रैक कीजिए, इनकी दक्षता सुनिश्चित कीजिए और इसमें प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करिए, ताकि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लीकेज हो रही है खाद्य सामग्री की, खाद्य वितरण की, इसको रोका जा सके। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जाए, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की पहल में अगर जब तक आप स्थानीय समुदायों को सक्रिय नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं लक्षित समूह तक सही मात्रा में नहीं पहुंच सकती है। बेहतर समन्वय होना चाहिए, अन्य मानवतावादी संगठन, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, स्थानीय सरकारों के सहयोग से अधिक कुशल संसाधन आवंटन संभव हो सकेगा, जिससे आवंटन में लगने वाले समय और उसके दोहराव को भी रोका जा सकेगा, लीकेज को रोक सकते हैं, रिसाव को रोक सकते हैं, भ्रष्टाचार को भी कम कर सकते हैं हम। वहीं बात करेंगे बेहतर डेटा एनालिसिस की, तो प्रभावित लोगों की आवाज़ एवं उसके दृष्टिकोण को सुना जा रहा है यहाँ पे, और उनके लिए समाधानों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। और अगर हम बात करें कि भारत के द्वारा इसके लिए कौन कौन सी पहल चलाई जा रही है, तो पहली चीज़ पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा एक राशन कार्ड जो है कि एक राष्ट्र यानी एक देश के अंतर्गत किसी व्यक्ति के पास अगर एक राशन कार्ड है तो पूरे भारत में वो किसी भी जगह अपने हिस्से का, अपने कोटे का अनाज ले सकता है। अब बायोमेट्रिक के माध्यम से अंगूठा लगने के साथ ही किसी व्यक्ति को राशन दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, आप 10-12 साल पहले देखेंगे तो कोटेदार क्या करता था, आपके नाम का राशन उठा के बेच देता था और आपको कहता था कि आपका हिस्से का कोटा या आपके कोटे का गेहूँ, चावल, चीनी नहीं आया है, और आपको कोई जानकारी भी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन कोई पोर्टल नहीं, सरकार से शिकायत करने के लिए कोई पोर्टल नहीं था। लेकिन आजकल क्या है, अगर कोटेदार ने कह दिया कि सर आपका जो है कि राशन इस बार नहीं आया, तो आपका अंगूठा नहीं लगा, तो सरकार खुद पूछ लेगी कि भाई मैंने 600 लोगों का राशन दिया जिसे 599 लोगों का अंगूठा लगा है, एक व्यक्ति कौन है जिसका राशन आपने नहीं बांटा, यानी उसका राशन या तो कोटेदार ने बेच दिया या तो किसी और को दे दिया, तो ये चोरी पकड़ी जा रही है। अगर जिस व्यक्ति को राशन नहीं मिल रहा है अपने हिस्से का, तो वो उसी महीने में जाके कंप्लेन कर रहा है पीडीएस डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से सरकार ने व्यक्तियों को सशक्त किया है भारत के अंतर्गत, जिसमें ये हम व्यवस्था कर पा रहे हैं। चावल की अन्नपूर्ति नामक योजना, अनाज वितरण करने के लिए एटीएम भी लगाए जा रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार को कम किया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा वितरित खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि खाद्य पदार्थों की पोषण आवश्यकता को बढ़ाना, इंक्रीज करना, इन्हांस करना, यानी उसमें पोषण आवश्यकताओं को बढ़ाया जा, उसके न्यूट्रिएंट्स को और बढ़ाया जा रहा है। भोजन के पोषक मूल्यों की वृद्धि करने हेतु वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन में बहुत सूक्ष्म पोषक तत्वों में फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। जैसे एमडीएम, भारत में जो मिड डे मील भोजन दिया जाता है प्राइमरी विद्यालयों में, इसमें चावल और गेहूं को उन्नत किस्म का करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इसमें पोषण मात्रा भी बढ़े और गरीब बच्चों को, वंचित बच्चों को अच्छी मात्रा में पोषण मिल सके। और वहीं खाद्य असुरक्षा की मैपिंग और निगरानी भी की जा रही है। इस तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि इस तरीके से हम नीतिगत तरीके से लक्षित कर पा रहे हैं इन चीज़ों को।
चलिए अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, शहरीकरण और कृषि खाद्य प्रणाली। किस प्रकार से शहरीकरण बढ़ने से कृषि की जो खाद्य प्रणाली है वो कैसे प्रभावित हो रही है, किसानों की आय कैसे प्रभावित हो रही है, और साथ ही साथ लोगों का स्वास्थ्य कैसे प्रभावित हो रहा है। क्योंकि पहले भारत कृषि आधारित आजीविका पर निर्भर रहता था, लेकिन एक बहुत अच्छी बात आप समझते होंगे कि पहले के लोग बीमार बहुत कम पड़ते थे। मतलब पूरे जीवन भर में उन्हें शायद ही ऐसा होता था कि 10-12 दिन कभी उन्हें बुखार सर्दी जुकाम हुआ। हालांकि कैंसर जैसी बीमारियां तो थी पहले भी, लेकिन बहुत कम स्तर पे हुआ करती थी। डायबिटीज़ नहीं था, तनाव नहीं था, माइग्रेशन नहीं थी, शुगर नहीं थी, बहुत सारी बीमारियां नहीं थी। क्या हमारी कृषि खाद्य प्रणाली उन्नत किस्म की थी उस समय? जी हाँ, बिल्कुल उन्नत किस्म की थी। लेकिन आज शहरीकरण और फूड जो हमारा ईटिंग कल्चर है, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें चेंजेस होने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारी पॉकेट पर भी लोड पड़ रहा है, हमारी जेब पर भी भार पड़ रहा है, और साथ ही साथ किसानों की इनकम भी कम हो रही है, और कृषि की खाद्य प्रणाली भी जो सप्लाई चेन है वो भी बाधित हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए हम बात करेंगे विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, जिसको हम सोफी कहते हैं, अर्बनाइजेशन एंड एग्री फूड सिस्टम, इसी को हम सोफी कहते हैं। 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट, हालांकि वार्षिक रिपोर्ट है, संयुक्त रूप से तैयार की जाती 4 संगठनों के द्वारा। 5 संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ IFAD यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति। तो इस पे जरा हम एक नज़र मारते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। ये रिपोर्ट कहती है कि 2019 से 122 मिलियन से अधिक लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं, 2019 से लगातार। हालांकि 2021 में ये आंकड़ा और बढ़ गया कि बच्चे, लगभग 22% बच्चे ठिगनेपन यानी स्टंटेड से ग्रसित हैं, जिनकी उम्र की तुलना में लंबाई कम है। कि हम कहते हैं कि भाई 10 साल का बच्चे को कम से कम 4 फीट की हाइट क्रॉस कर लेनी चाहिए, 10 साल के बच्चे को, या 3 फीट की हाइट को क्रॉस कर लेना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, वो अभी 2 ही फीट की हाइट पर है, 2.5 फीट की हाइट पर है। तो ये जो है कि ठिगनापन। वहीं लगभग 7% बच्चे दुबलेपन की ओर हैं, यानी कि वजन काफ़ी कम है, जिसे हम कुपोषण की बीमारी कहते हैं, और लगभग 5.5% बच्चे ओवरवेटेड हैं। एक जन्म लेने वाले बच्चे का सामान्य वजन 2 से लेकर 3 किलो के बीच में होता है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे 1 साल के अंदर ही करीब 12-15 किलो का वेट गेन कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा होता है उनकी उम्र के हिसाब से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और वहीं सोफी 2023 में ये कहा गया कि शहरीकरण के बीच बदलती कृषि प्रणालियों के विभिन्न पहलू पर भी बल दिया गया, जैसे उत्पादन किसका हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अब शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है, आजकल लोग लंच में क्या कर रहे हैं, डिनर और लंच में क्या कर रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, यिप्पी खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। जबकि लंच में पहले की कृषि प्रणाली में लोग क्या खाते थे, दाल चावल सब्जी रोटी देसी घी अचार, जिससे क्या होता था, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहते थे, मानसिक रूप से किसी प्रकार का तनाव नहीं होता था। जब आप जंक फूड खाएंगे तो आपके बॉडी में भी जंग लगेगा। तो ये वाली प्रणाली है। वहीं सप्लाई किसकी हो रही है और उपभोग कैसे हो रहा है, इन सभी चीज़ों के द्वारा प्रभावित हो रही है हमारी कृषि पद्धति। तो यही कह रहा है कि शहरीकरण कृषि खाद्य प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है। तो जैसे आप देखेंगे खाद्य विकल्पों की विविधता उत्पन्न हो गई है। अब खाद्य विकल्पों की विविधता कैसे, क्योंकि पहले लोग दाल चावल रोटी सब्जी तक सीमित थे, लेकिन आजकल लोग उसके एडवांस लेवल तक चले गए हैं। आज उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके, प्रोसेसिंग करके नए नए प्रकार के आइटम्स बन रहे हैं। मोमोज बन रहे हैं, आपके नूडल्स बन रही है। इस समय जो आप देखेंगे कि मलाई चाप, तंदूरी चाप, इस तरीके के जो कल्चर डेवलप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खाद्य का विकल्प तो मिल रहा है, उपभोग में वृद्धि भी हो रही है। वहीं बेहतर संपर्क हो रहा है, क्योंकि सड़कों, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं जैसी अवसंरचना निवेशों में वृद्धि के कारण मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम फूड सप्लाई चेन में वृद्धि हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं उत्पादकता में सुधार हो रहा है और आय के स्तर में भी वृद्धि हो रही है, यानी रोजगार के नए अवसर क्रिएट हो रहे हैं, स्टार्टअप का नया कल्चर क्रिएट हो रहा है। आजकल कोई भी व्यक्ति किसी के अंतर्गत अगर काम करना नहीं चाहता किसी प्राइवेट कंपनी में, तो अपना स्टार्टअप लेके चल रहा है और उस स्टार्टअप पे क्या कर रहा है, कुछ रेसिपी वगैरह बना के तैयार करके लोगों को सर्व कर रहा है, होटल चला रहा है। तो इस तरीके से उसकी इनकम भी क्रिएट हो रही है और प्रोडक्टिविटी में भी सुधार हो रहा है। वहीं विविधतापूर्ण रोजगार के अवसर मैंने आपको बता ही दिए, और अन्य भी जो कि परिधि शहरी खाद्य बाजारों में भी अब इसकी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी होगी। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए दिक्कत कर रही है। पौष्टिक खाद्य पदार्थों की अब लागत उच्च हो गई है और गरीबों के लिए वहन करने योग्य नहीं है। आजकल हम लोग जो है कि क्या कर रहे हैं, ऐसे भोजन को ग्रहण कर रहे हैं जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो जीवाणु होते हैं लाभदायक, उनको मार दे रही है। और इन जीवाणुओं को फिर दोबारा अपने शरीर में पैदा करने के लिए हम लोग प्रीबायोटिक,
प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जो है कि डिब्बा बंद जो फूड होते हैं उनको खा रहे हैं। जैसे डिब्बा बंद दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, या कोई रेसिपी हो गई। लेकिन ये जो डिब्बे में बंद होके आते हैं भोजन, ये सामान्यतः बहुत कॉस्टली होते हैं। मध्यम वर्ग के परिवार भी नहीं अफोर्ड कर पाते, तो गरीब कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो यानी जो पौष्टिकता खेतों में देखने को मिलती थी, अब वो डिब्बों के अंदर बंद हो गई। तो खेतों तक तो किसान व्यक्ति भी अफोर्ड कर रहा था, गरीब व्यक्ति भी अफोर्ड कर ले रहा था। लेकिन जो सुपरस्टार मेगा स्टार जो मॉल कॉम्प्लेक्स हो गए, जो डिब्बों में बंद हो गई आपकी पौष्टिकता, अब वो चीज़ अफोर्ड नहीं हो पा रही है। पहले लोग गन्ने के जूस को ठेले पर पी लेते थे, मौसमी के जूस को। आज क्या हो रहा है, रियल की बोतल आ रही है, इन सब की चीज़ें पी रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं पौष्टिकता डिब्बों में बंद हो गई, और जो कि एक महंगी हो गई है। तो खाद्य पदार्थों की लागत उच्च हो गई। वहीं मूल्य श्रृंखला के औपचारीकरण की वजह से सीमांत किसान मूल्य श्रृंखला से बाहर हो गए, जिनके लिए आय के अवसर समाप्त हो गए। वहीं परिधि शहरी कृषि आजीविका को भी खतरा उत्पन्न हो गया है, और पारंपरिक खाद्य पदार्थों की मांग में कमी आने लगी, जो कि अस्वास्थ्यकर आहार में वृद्धि हो रही है। जैसे जंक फूड, आजकल लोग ढाबे पर भी जाने खाते हैं, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी खाने जाते हैं, तो सामान्यतः रोटी सब्जी दाल चावल को प्रेफर नहीं करेंगे, जंक फूड को प्रेफर करेंगे, जैसे बर्गर पिज्जा पास्ता, जो कि आपकी हेल्थ के लिए क्या होता है, अस्वास्थ्यकर होता है, यानी आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और इससे क्या होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, माइग्रेन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और भूमि उपयोग में भी अब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इन चुनौतियों से निपटने और अवसरों के लिए कुछ उपाय हम खोज सकते हैं, तो नीतिगत स्तर पर सबसे पहला काम करिए कि शहरी परिधि शहरी। अच्छा, परिधि शहरी क्या होता है दोस्तों, जो शहर के बाहर धीरे धीरे जब हम गाँव की तरफ जाते हैं, तो शहर और गाँव के बीच का जो जोन होता है, जो आधा गाँव की तरह दिखता है और आधा शहर की तरह दिखता है, उसी को हम परिधि शहरी कहते हैं। इनके बीच में मौजूदा कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाए, जिससे ग्रामीण स्तर की जो चीज़ें हैं वो शहरों में आसानी से उपलब्ध हो सकें। और खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए कृषि खाद्य प्रणाली तक पहुंच बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक वस्तुओं, क्षमताओं की वृद्धि हेतु डेवलपमेंट किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए। प्रौद्योगिकी और नवाचार को विकसित करने, अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने और कृषि खाद्य प्रणाली शासन तंत्र और संस्थाओं को क्या करना चाहिए, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ के भी काम करना चाहिए कि ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को हम डेवलप कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतने टॉपिक पढ़ेंगे, और कल हम सोशल इश्यूज के जो बचे हुए 2 टॉपिक हैं बड़े वाले, और छोटे छोटे जो 3-4 टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और कौन से टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे, कौन से एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग लगे, ये सारी चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ इसी के आधार पर हम अगले मंथ के भी सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।